नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रामबाण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से 25 प्रश्न सही करके दिखाइएगा। अगर आप 25 पे सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने पे सही किए और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों पर जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कैसी चल रही है। आज की इस वीडियो का टारगेट है मात्र 100 लाइक का, तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे आज का 100 लाइक करने का टारगेट पूरा हो जाए। आशा नहीं, मुझे आप सभी लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग हमारे इस टारगेट को ज़रूर पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यूपी पुलिस स्पेशल हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 219। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि अशोक के फूल निबंध रचित है। तो अशोक के फूल निबंध को किसके द्वारा रचित किया गया, यानी किसके द्वारा लिखा गया, ये आपको बताना है। तो अशोक के फूल निबंध रचित है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये रचित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ध्रुव स्वामी नाटक की रचना किसने की। तो किसने की थी ध्रुव स्वामी नाटक की रचना, ये आपको बताना है। तो ध्रुव स्वामी नाटक की रचना की थी जयशंकर प्रसाद ने। किसने? जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामी नाटक की रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने केशव कहीं ना जाई का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है। तो ये किस कवि की पंक्ति है? केशव कहीं ना जाई का कहिए, तो ये किसकी है? तो ये है पंक्ति है तुलसीदास। किसकी? ये पंक्ति तुलसीदास की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है हिंदी का पाणिनि, ये आपको बताना है। तो किस कवि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किशोरीदास वाजपेयी को। किसे? किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा। तो किसका अर्थ नहीं होगा? असंभव होना। तो ये अर्थ नहीं होगा चांद पर थूकना। सॉरी, हाँ, चांद पर थूकना, ये असंभव होना, ये अर्थ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इस लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, ये आपको बताना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। क्या? कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने की मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। तो कौन सा होता है मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत? तो ये होता है सोरठा। कौन सा? सोरठा होता है दोहा के उल्टा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लो साकित नंगरी है यह, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है कि देख लो साकित नंगरी है यही स्वर्ग से मिलने जा रही है। तो इसमें अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि यहाँ बढ़ा चढ़ा कर के बात कही जा रही है। जहाँ बढ़ा चढ़ा कर के बात कही जाती है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि जय पराजय में कौन सा समास है। तो कौन सा समास होता है जय पराजय में? तो जय पराजय में है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास है जय और पराजय में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो तो उसे हम कहते हैं
अजात शत्रु। क्या अजात शत्रु कहते हैं उसे हम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंद संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो किस भेद के अंतर्गत आता है जयचंद, ये आपको बताना है। तो जयचंद आता है जातिवाचक संख्या के अंतर्गत। किसके? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है जयचंद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो श्रोता के लिए कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो श्रोता के लिए होता है मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग। किसका? मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि उसने उसे छल से पराजित किया में छल से कौन सा कारक है। तो इसमें कौन सा कारक ये आपको बताना है। किसमें? छल से शब्द में कौन सा कारक है। तो इसमें कारक है करण कारक। कौन सा? करण कारक, यानी करण से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आकर्मक, सकर्मक तथा द्विकर्मक क्या है। तो क्या है आपको बताना है कि आकर्मक, सकर्मक तथा द्विकर्मक तो ये हैं क्या है। तो ये हैं क्रिया के भेद। क्या है? ये क्रिया के भेद हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भला मैं क्या कर सकता हूँ। वाक्य में भला शब्द है तो इसमें कौन सा शब्द है ये आपको बताना है कि भला मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसमें कौन शब्द? तो इसमें है अव्यय। क्या है? इसमें अव्यय है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने किस वर्ण का प्रयोग संस्कृत में बहुत कम तथा हिंदी में बहुत अधिक होता है। तो किस वर्ण का प्रयोग होता है संस्कृत में बहुत कम तथा हिंदी में बहुत अधिक होता है। तो ये होता है बा। किसका? बा का प्रयोग संस्कृत में बहुत कम तथा हिंदी में बहुत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने किस अंग्रेजी ध्वनि को स्वरों के समान माना जाता है। तो किस अंग्रेजी ध्वनि को स्वरों के समान माना जाता है ये आपको बताना। तो ये माना जाता है आ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा है वो तत्सम शब्द है। तो कौन सा है? तो इसमें जो क्षेत्र है ये तत्सम है। क्षेत्र का उल्टा आता है खेत। ये तत्वा होता है खेत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्भीक का विलोम है तो निर्भीक शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो निर्भीक शब्द का विलोम शब्द होता है भयभीत। क्या? निर्भीक का विलोम शब्द होता है भयभीत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नायक का स्त्रीलिंग में बदल लिए तो नायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो क्या होता है नायक का स्त्रीलिंग? तो नायक का स्त्रीलिंग हो जाएगा नायिका। क्या? नायिका हो जाएगा नायक का स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। तो कौन सा शब्द बन जाएगा बुद्धि में एक प्रत्यय लगाने से। तो ये शब्द बन जाएगा बौद्धिक। कौन सा? बौद्धिक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि परिश्रम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है परिश्रम में ये आपको बताना है। तो कौन सा हुआ है? तो परिश्रम में प्रयुक्त हुआ है परि उपसर्ग। कौन सा? ये परि उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है परिश्रम में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि इतवार का तत्सम है। तो इतवार का तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा ये बताना है। तो इसका इतवार का तत्सम शब्द हो जाएगा आदित्यवार। कौन सा इसका तत्सम शब्द हो जाएगा? आदित्यवार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शास्त्रार्थ का संधि विच्छेद है तो शास्त्रार्थ का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो शास्त्रार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा शास्त्र प्लस अर्थ। कौन सा? शास्त्र प्लस अर्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यावर्तन में कौन सी संधि है। तो कौन सी संधि है प्रत्यावर्तन में ये बताना है। तो प्रत्यावर्तन में संधि है एण संधि। कौन सी? एण संधि है प्रत्यावर्तन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है।
तो बताएगा कि इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध लिखी गई है। तो किसकी लिखी गई है शुद्ध वर्तनी? तो शुद्ध वर्तनी लिखी गई है आदिशासी, ऑप्शन नंबर ए की। किसकी? ऑप्शन नंबर ए की वर्तनी शुद्ध लिखी गई है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो बताएगा कि इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। अच्छा और अच्छी लगाने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगता है। ये मैं आपको हर वीडियो में बताता आया हूँ और बताता रहूँगा जब भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें हो जाएगा अच्छी अरहर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरहर एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है आपके सामने कि अश्व का पर्यायवाची शब्द है। तो बताइएगा कि इनमें से अश्व का पर्यायवाची कौन सा है। तो कौन सा अश्व का पर्यायवाची? तो अश्व का पर्यायवाची है घोटक, घोड़ा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बताइए इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध लिखा गया है। तो कौन सा है? तो ये है प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। कौन सा? प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिंद के बासी तपोव्रतधारी महाबुरी नारी दुखारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो कौन सा रस है? बिंद के बासी तपोव्रतधारी महाबुरी नारी दुखारे, तो कौन सा रस है? तो इसमें रस है हास्य रस। कौन सा? इसमें हास्य रस है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के वचन होते हैं हिंदी भाषा में, ये बताना है। तो हिंदी भाषा में वचन होते हैं दो प्रकार। कितने? वचन दो प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जन जान का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा? जन जान का अर्थ ये बताना है। तो जन जान का अर्थ होता है लोक और प्रणाम, लोक प्राण, लोक प्रणाम नहीं, लोक प्राण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।